नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आपका द्वितीय चैप्टर चल रहा था राजा, किसान और नगर। इसी का पार्ट 4, ये वीडियो नंबर 4 है। तो उसमें आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। किसके? साम्राज्य के प्रशासन। हम मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में जान रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मौर्य वंश के बारे में बहुत कुछ बताया है, ठीक है, अगली इससे पहले वाली वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए कि हम साम्राज्य के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आपको पीछे दो नक्शे दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये नक्शा दिख रहा है और ये वाला नक्शा दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों नक्शों में मौर्य क्षेत्र के बारे में बताया गया और उनकी राजधानी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वो कैसे लिंक थे एक दूसरे से, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। पूरा मौर्य शासन कब तक रहा? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। इतनी बात आपको जब समझ में आई? हाँ, इतने सालों तक मौर्य शासन रहा इस पूरे भारत पर, ठीक है। मौर्य शासन रहा यहाँ तक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र। मैं इस वाले क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के पूर्वी क्षेत्र की, मैं इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ में आई? सबसे पहले कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने स्थापित किया 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक शासन किया। उस समय इनका जो शासन क्षेत्र था वो इस वाले क्षेत्र में फैला था। यहाँ पे देखिए, ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है, नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र, यहाँ पे नर्मदा बहती है, उसके ऊपरी क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। और यहाँ पे मगध था, जैसा कि उसमें दिखाया गया है। हाँ, ये इनकी मुख्य राजधानी यहाँ थी और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र इन्होंने कवर कर लिया था। इनके पूरे पे शासन था। इसकी पहले मैंने आपको कहानी बताई दी है, ठीक है। अब 322 से 297 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद इनके लड़के आए जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने शासन किया और इन्हीं के जो पोते रहे वो थे अशोक, जो बाद में सम्राट अशोक बने, है ना। इन्होंने मैसूर और कलिंग वाले क्षेत्र को भी जीत लिया। कलिंग कौन सा क्षेत्र है? ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है और मैसूर कर्नाटक और महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को जीता उन्होंने। इतनी बात आपको समझ में आई? नीचे चोल चेर पांड्य नाम का शासन है। यहाँ पे मौर्य शासन ने कभी भी अपनी दृष्टि नहीं लगाई और ये लोग वैसे भी इनको कुछ हरजाना वगैरह दे देते होंगे, कुछ भेंट दे देते होंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि इस क्षेत्र पे भी क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए। यहाँ तक उनका शासन नहीं बढ़ा। यहाँ पर देखिए, इस साइड चोल है, पांड्य है, इस साइड चेर है। तो ऐसे करके जो सरदार रहते थे, जिनके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो अगली हेडिंग आएगी उसमें। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कि सम्राट अशोक, यहाँ पर इसको देख लो, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्षेत्र था, जो चाणक्य की सहायता से इन्होंने प्राप्त किया था। अब देखिए, सम्राट अशोक का साम्राज्य, ठीक है। सम्राट अशोक का जो साम्राज्य काल है वो 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। देखिए किस प्रकार की समस्या आती है एक वीडियो बनाते वक्त। तो आप देख सकते हैं, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। ऐसी समस्याएं आती हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि 222 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक इस वाले क्षेत्र में इनका शासन था। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब सम्राट अशोक का साम्राज्य के बारे में देखेंगे। देखिए, काल है इसका 263 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। कब? सम्राट अशोक 263 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, शासन किया और 232 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया था, ठीक है। अंतिम समय में उसने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, और धर्म का प्रचार किया था उसने। अब इसने जो दो क्षेत्र ये थे, मैसूर और कलिंग, को भी जीता, और जो कलिंग को जीता था तो उसमें भारी नरसंहार किया था। उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ था, इतना आपको पता ही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चंद्रगुप्त साम्राज्य का क्षेत्र मैसूर और कलिंग ये
टोटल मिला के ये था पूरा मौर्य साम्राज्य। और ये कब तक रहा? 185 ईसा पूर्व तक। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका क्षेत्र है, ये आपको पता चल गया, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला है। अब यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य की प्रांत और राजनीतिक केंद्र, मैं इसके बारे में आपको टेबल के माध्यम से ही बताऊंगा। हाँ आगे अभी आप देखिए, अब लाइट भी आ गई है। यहाँ पे देखिए कि मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे, है ना, जिसके माध्यम से वो शासन को यहाँ पर चलाते थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले है उनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र, जो वर्तमान बिहार वाले क्षेत्र में, पटना वाले क्षेत्र में रहती है। हाँ अभी उस समय पटना, अभी इसको क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। और उस समय ये क्या थी? पाटलिपुत्र थी, वो इस वाले क्षेत्र में, यहाँ इनकी राजधानी थी। हाँ फिर क्या था? एक और राजनीतिक केंद्र क्या था? ये था उज्जैन, उज्जैनी प्रांत का उज्जैन, ठीक है, जिसको अवंती प्रांत भी कहते हैं। तो अवंती प्रांत का उज्जैनी था, ये एक राजनीतिक केंद्र ये था। ये 5 राजनीतिक केंद्र जिनके बारे में आप बता रहा हूँ। फिर देखिए इधर तोसली, तोसली कलिंग वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये भी राजनीतिक केंद्र था जो उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। हाँ यहाँ पे देखिए स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कर्नाटक वाला एरिया है और ये इसको सोने की पहाड़ के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे भी इनका एक राजनीतिक केंद्र था। और यहाँ पे देखिए सबसे भारत के बाहर का तक्षशिला राजनीतिक केंद्र, ये कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। इतनी बात आपको समझ में आई? मुझे भी आ गई होगी, ठीक है, आपको भी आ गई होगी, ठीक है, आपको आ गई होगी। अब इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये देखो, इस साइड समुद्र है, इस समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ये पूर्णतः पहाड़ी प्रदेश है ना, मतलब पहाड़ी प्रांत है। इतनी बात है। तो इनमें असमानताएं देखी गई हैं, ठीक है, ये मतलब भौगोलिक रूप से एक समान नहीं थी सभी प्रांत, है ना, ये समान नहीं थी। इतना आपको समझ में आया। अब ये क्या बना है? ये सड़क बनी है जो इनको बड़े परिवहन मार्गों से जोड़ती थी। और सबसे दूर का जो परिवहन मार्ग था, यातायात मार्ग था, वो था यहाँ से पाटली, ये उज्जैनी से लेके यहाँ तक तक्षशिला तक, ठीक है, ये सबसे दूरी वाले मार्ग पर स्थित थे, व्यापारिक व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। मौर्य साम्राज्य के जो राजा महाराजा थे, है ना, जो क्या टैक्स लगाते थे इसी सड़क पर, और इसी सड़क पर यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इसी सड़क पर वो व्यापारियों से टैक्स लेते थे। इस प्रकार के कारण यहाँ पे क्या चौकियां बनी होती थी, ठीक, और ये व्यापारिक मार्ग पूरे देश में चलता रहता था। आप में से सोच रहे हो कि सभी जगह पे एक ही शासन होता हो? नहीं, यहाँ पे कुछ अलग तरीके का शासन होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे दूसरी तरीके के, यहाँ पे कुछ और, है ना, यहाँ पे भाषा दूसरी होती होगी, यहाँ पे भाषा दूसरी होती होगी, यहाँ पे लिपि दूसरी होती होगी, यहाँ पे भी दूसरी लिपि होती होगी। दोनों चीजें चेंजेस होती हैं, एक समान राज्य नहीं था, है ना। और इसमें इतिहासकार भी ये सोचते हैं कि इनमें जो मत है ना, ये जैसे इसके के बगल में जहाँ पर भी राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र है, तो वहाँ पे शासन का शिकंजा बड़ा सख्त होता हुआ, और उसके दूर दूर जैसे इस वाले एरिया में जो खालिस्तान वाले एरिया, तो उसमें थोड़ा कमजोर पड़ता जाता होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे देखा गया है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य के सभी क्षेत्र भौगोलिक रूप से विषम थे। एक चीज हुई, विषम क्यों थी? क्योंकि ये अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में थे। दूसरे, 5 राजनीतिक केंद्र व्यापारिक मार्ग से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? व्यापारिक मार्गों से। ये जुड़े हैं व्यापारिक मार्ग से जुड़े हैं, इसके माध्यम से व्यापार होता था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख, तक्षशिला और उज्जैनी सबसे दूरी वाले मार्ग पर स्थित थे, ये मैंने बता ही दिया। परिवहन जल मार्ग और स्थल मार्ग से होता था, या तो नदी मार्गों से होता था और या स्थल मार्गों से होता था परिवहन, ठीक है, सामान को ले जाना आना। और बैलगाड़ियों का और नावों का प्रयोग होता था परिवहन के लिए। आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा था? हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य के प्रशासन में हमने एक इससे पहले कुछ बताया था आपको, हाँ, किस क्षेत्र में फैला था, क्या राजधानी थी, है ना। अब आगे देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत और राजनीतिक केंद्र। जो मौर्य साम्राज्य था
मुख्यतः 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, वो 5 प्रांत यहाँ पे दिए हैं, उनकी राजधानी यहाँ पर लिखी हुई है इस सारणी में। देखिए 5 प्रांत और राजनीतिक केंद्र। हाँ, प्रांत अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपरी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता था उसका नाम है उत्तरापथ। क्या नाम है बच्चों? उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, अवंती राष्ट्र था जो मध्य क्षेत्र में पड़ता था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप महाकाल नगरी गए होगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। ठीक है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी। ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी? अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी। तीसरा था कलिंग। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है और इसकी राजधानी थी तोसली। हाँ, जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और समुद्र के किनारे है। दक्षिण में है दक्षिणापथ, जो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसे सोने का पहाड़ बोलते थे। मैंने पहले वीडियो में नहीं बता पाया था। हाँ, मैंने इसमें खदाना किला जिक्र करके रह गया था। पूर्वी प्रांत है पाटलिपुत्र। कौन सा पुत्र है? पाटलिपुत्र। और ये यहीं पे राजा का शासन होता था। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? देखिए, प्रांतों को चक्र और चक्रों का प्रशासक आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाता था। ये उसका पद है, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर दिया है और चक्र यहाँ पे दिया है। चक्र कहा जाता था प्रांतों को। हाँ, उस समय इस पद पर सामान्यतः राजा का पुत्र शासन करता था और इस पर जो शासन करने वाला व्यक्ति नियुक्त होता था, जो राज्यपाल जिसको कहते थे, राष्ट्रिक कहते थे, आर्यपुत्र कहते थे। क्या कहते थे? आर्यपुत्र और राष्ट्रिक, है ना। वर्तमान में अपन राज्यपाल कहते। तो उस पर जो शासन करता था वो राजा का पुत्र करता था सामान्यतः। लेकिन स्थिति अगर अलग होती थी, तो जैसे पुत्र नहीं है तो कुछ और प्रशासनिक अधिकारी कोई दूसरा हो सकता। सामान्यतः जाना था तो राजा ही रहा है। जो उज्जैन का जब सम्राट अशोक शासक बना था, है ना, जब बिंदुसार अपने वृद्ध अवस्था में पहुंच गए थे, तो उस समय जो उनकी लड़ाई होती, चाहे 100 भाइयों के बीच में, ऐसी कुछ कथाओं से, उनकी साहित्यों से प्राप्त होती ऐसी जानकारी। तो उस समय ये उज्जैनी का ही शासक था, मध्य राष्ट्र का शासक था। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, बाद में सम्राट बन गए। अब प्रशासन का विभाजन देखिए। ठीक है, प्रशासन का विभाजन आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, ये है प्रशासन का विभाजन। इस विभाजन में क्या है? देखिए, सबसे बड़ा होता था राष्ट्र। हाँ, वो बढ़ जाता था किसमें? प्रांतों में, जिनको हम चक्र बोलते थे। ऐसा मैंने आपके लिए बताया। राष्ट्र पर राजा शासन करता था, जैसे कि सम्राट अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, प्रांत पर आर्यपुत्र या राष्ट्रिक शासन होता था। यह पद है उसका, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। ठीक है, विषय जिला लेवल का था, जैसे विषयपति, और इस पे शासन करता था विषयपति। ये प्रशासक हैं और ये उससे छोटा होता था प्रांतों से। ठीक है, और विषय बटे हुए थे 10 ग्रामों में। किसमें बड़े होते थे? 10 ग्राम, जो आज की तहसील लेवल का स्तर होगा। इसका प्रशासक होता था गोप। हाँ, और ग्रामिक। ठीक है, ग्राम पर कौन शासन करता था? ग्रामिक। ठीक है, जो ग्राम का मुखिया होता था। इस प्रकार से आपको राष्ट्र का विभाजन देख लिया आपने, क्रमिक विभाजन देखा। ठीक है, अब और आगे क्या दिया बच्चों? देखिए, विशाल साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था समान नहीं थी। देखिए, आपका जो मौर्य साम्राज्य है, दक्षिण में जो चोल चेर पांडे हैं, उनका क्षेत्र को छोड़कर पूरे क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में फैला हुआ था। पूर्वी क्षेत्र को छोड़ दें, जैसे असम, पश्चिम असम, मेघालय, इनको छोड़ दें तो, हाँ, तो जो बीच वाला क्षेत्र है भारत का, तो उसमें फैला हुआ था। और उस क्षेत्र की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है और अलग अलग वहाँ पर पर्वत पठार पाए जाते हैं। और क्या है, जैसे उड़ीसा को देखें, उड़ीसा समुद्र के किनारे, वो तटीय क्षेत्र है। ठीक है, और जो अफगानिस्तान है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पहाड़ियों के बीच में है, पहाड़ी वगैरह है, पहाड़ियाँ जाना है वहाँ पर। तो इस प्रकार के कारण वहाँ पर विविधता पाई गई होगी। इंसानों के बीच भी इंसान भी अलग अलग प्रकार के होंगे, है ना। विविधता पाई जाएगी, भाषा में विविधता होगी, है ना, रहन सहन में विविधता होगी, संस्कृति में विविधता होगी। इस प्रकार की विविधता थी। ठीक है, और क्या था? भौगोलिक दृष्टि से भी इनका भौगोलिक क्षेत्र भी अलग अलग था, है ना। इस प्रकार से आपको उनमें विविधता थी और इसलिए इसका प्रशासन भी एक समान नहीं होगा, ऐसा इतिहासकार मानने लगे थे। पहले इस पे एक मत नहीं थे,
बाद में जाके वो सब एक मत हो गए कि प्रशासन जो होगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होगा। और ये आपको यहाँ पे बताया ना, ये वाला पूर्णतः ऊपरी वाला पूर्णतः सही है, ठीक है। अब प्रशासनिक व्यवस्था में भाषा भी बदल जाती है, सब चीजें बदलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख गया आपको। अब ये और देखिए यहाँ पर विशाल साम्राज्य का प्रशासन समान नहीं था, थी नहीं है, था, समान नहीं था। साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था समान नहीं था, थी है। समान नहीं थी। हाँ, साम्राज्य के सभी प्रांत विविध और विभिन्न विभिन्न प्रकार के थे, जैसे अफगानिस्तान में पहाड़ी क्षेत्र और उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए अफगानिस्तान भी पहाड़ी क्षेत्र है, उड़ीसा का भी मैंने उदाहरण दिया था। अब संभवतः प्रबल प्रशासन राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र पर रहा हुआ, ये अगला पॉइंट है। इसमें क्या है, जो प्रशासन रहा होगा ना वो राजधानियों के बीच में ही ज्यादा प्रबल रहा होगा, जैसे कि राजधानी के आसपास के क्षेत्र में। अब जो दूर दराज क्षेत्र पड़ जाते होंगे राजधानियों से, तो वहां पर थोड़ा प्रशासन ढील ढाल हो जाता होगा। हाँ, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी मार्गों से आवागमन होता था। देखिए चाहे तो यात्री हो, चाहे पैदल यात्री हो, और मतलब मेरा कहने का मतलब है चाहे यात्री हो, चाहे सेना गमन कर रही हो कहीं, चाहे गांव के व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, तो वो भी यात्री कहलाएंगे। तो उन सब कहाँ से जाते होंगे, पथ से जाते होंगे, या तो नदी मार्ग से जाते होंगे या स्थल मार्ग से जाते होंगे। तो इन मार्गों पर सुरक्षा जरूरी थी, है ना, सुरक्षा जरूरी थी। और इन्हीं मार्गों से वो टैक्स भी लेते थे, है ना, आने जाने वाले लोगों से, ठीक है। तो इस बारे में तो वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती होगी सरकार को, मतलब जो प्रशासन उसको करनी पड़ती होगी, खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती होगी, वही यहाँ पे लिखा है। यात्रियों की सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती होगी। और वहां पे मुख्य कौन थे, भूमि मार्ग और नदी मार्गों से आवागमन होता था। अब इनकी सुरक्षा करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एक सेना की। तो सेना रखी जाती होगी, सेना का माध्यम रही होगी, यहाँ पे रहेगा सेना सुरक्षा का माध्यम रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो आपका जो विदेशी राजदूत आया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो मैगस्थनीज ने लिखा है अपने विवरण में, बताया है, क्या बताया है उसने, कि मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों को उल्लेख किया है। एक समिति थी और 6 क्या थी, उप समिति थी। कितनी थी, 6 उप समिति थी और एक उप समिति थी, ठीक है। सॉरी, एक समिति थी और उसकी 6 उप समिति थी। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसा इसने कहा है मैगस्थनीज ने। अब क्या पहली उप समिति क्या करती होगी, पहली उप समिति नौसेना का संचालन करती थी। नौसेना का संचालन कैसा, जो जल में जो सेना होती है ना, जो जल के माध्यम से युद्ध वगैरह के लिए आगे बढ़ती है, लड़ाई लड़ती है, तो उसका संचालन करती थी पहली समिति, पहली उप समिति, ठीक है। दूसरी उप समिति क्या करती थी, यातायात और खान पान का संचालन करती थी। किसका संचालन करती बच्चों, खान पान का संचालन, यातायात का संचालन, मतलब ये पूरी व्यवस्था को जमा कर रखती थी। खान पान की व्यवस्था, तंबू की व्यवस्था, हाँ, और शिल्पकारिता की व्यवस्था, जब युद्ध के मैदान में जा रहे हैं या कहीं पर तंबू गाड़ने, तो सारी व्यवस्था यही देखती थी। दूसरी उप समिति थी, एक प्रकार के लगेज वगैरह सारे खान पान यातायात सबकी व्यवस्था, बग्गियों की व्यवस्था यही करती थी। कौन करती थी, दूसरी उप समिति। हाँ, ये इनका काम, बाकी समितियों का लड़ाई लड़ने का काम रहता था। हाँ, बाकी सेना जो लड़ाई लड़ने का ये उसको व्यवस्था करती थी, उनके हथियार वगैरह, हाँ, इस प्रकार से। तीसरी उप समिति थी पैदल सैनिकों का संचालन। क्या करती थी, पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी उप समिति क्या करती थी, अश्वरोहियों का संचालन। अश्व मतलब घोड़ों पर सेना जो रहती थी उसका संचालन करती थी, ये चौथी। पांचवी उप समिति क्या करती थी, रथ रोहियों का संचालन करती थी। जो रथ पे सवार सेना रहती थी उसका संचालन करती थी पांचवी समिति, उप समिति। और छठवीं उप समिति करती थी हाथियों का संचालन। मैंने आपको बताया है कि मगध में हाथियों की सेना भी थी, तो हाथियों को संचालन करती थी। इस प्रकार से आपको वहां के प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, जितना आपको किताब में दिया, कुछ मैंने भी ऐड किया है, ठीक है। और आगे और बताता हूं मैं फिर।
प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि जो दूसरी उप समिति थी उसके कार्य और मैं आपको बता दूं। दूसरी उप समिति क्या कार्य करती थी? देखिए, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। हाँ, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करती थी। जो उस समय उनके साथ जो मतलब जो जानवर चलते थे वो क्या चारा खाते थे उसकी व्यवस्था करती थी। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करती थी। इस प्रकार के ये कार्य थे दूसरी उप समिति की। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कि ये है ए, एक लास्ट लाइन और है, उसको और समझा देता हूँ कि सम्राट अशोक क्या सोचता था। जो सम्राट अशोक था, पहले जो कलिंग का युद्ध हुआ है ना, उस युद्ध से पहले वह बिल्कुल चंड अशोक था। हाँ, मारकाट पे विश्वास रखता था, लेकिन इस युद्ध के बाद उसने धर्म के माध्यम से देश को व्यवस्थित करने का सोचा। अब धर्म क्या था इसको देखते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य अखंड बनाने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार किया। इतनी बात आपको समझ में आई? धर्म का प्रचार प्रसार किया। धर्म का सिद्धांत, धर्म मतलब धर्म, ठीक है, ये प्राकृत शब्द है इसलिए ऐसा लग रहा है अपने को, प्राकृत या पाली शब्दों को, इसलिए धर्म यहाँ पे लिखा है। तो धर्म का सिद्धांत बहुत साधारण धर्म है। ये धर्म का सिद्धांत बहुत साधारण और सार्वभौमिक था। साधारण कैसा था? साधारण नियम कायदे थे, जैसे कि माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए, बूढ़े बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को, है ना, बच्चों के साथ पालकों के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो सेवक हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ निर्दयी व्यवहार नहीं करना चाहिए, जानवरों को अकारण नहीं मारा जाना चाहिए। इस प्रकार के नियम थे इसमें, बहुत साधारण और सार्वभौमिक नियम थे। हाँ, ऐसा अशोक के अनुसार लोगों का जीवन धर्म के माध्यम से संसार में और मरने के बाद अच्छा रहेगा। अगर लोग, अशोक यह सोचता था कि अगर लोग धर्म का पालन करेंगे ना, तो प्रकृति में सभी जानवर भी अकारण नहीं मारे जाएंगे, सब कुछ अच्छे से रहेंगे, और परिवार में बूढ़े लोग, बच्चे और जो पालक हैं, युवा पुरुष, तो वो सभी मिलजुल कर अपना जीवन का निर्वाह करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। ऐसा इसका मानना था अशोक का, सम्राट अशोक का। ठीक है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए जो धर्म है जो इसने बना रखा था, उसके लिए इन्होंने महामात्य नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया। ऐसे कई अधिकारी नियुक्त किए जो शहरों में और पूरे राष्ट्र में घूमते थे। हाँ, नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करी थी इसके बढ़ावे के लिए। और मैं आपको बता दूं, अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगा था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या किया था, अपने जो बेटे थे महेंद्र और संघमित्रा, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम अगला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ये मौर्य साम्राज्य है वो कितना महत्वपूर्ण था, इसमें अब जानेंगे। देखो, इसकी जो खोज हुई थी, वो खोज वगैरह सब जानकारी मिली थी अंग्रेजों के समय, तो उस समय इसकी क्या महत्वपूर्णता दिखेगी और आज के ज़माने में इसकी क्या महत्वपूर्णता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। अब मैं आपको दो स्रोत और बताऊंगा, स्रोत नंबर 1 और स्रोत नंबर 2। ठीक है, एक में सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे उसके बारे में देखेंगे, दूसरा है सेना के लिए हाथी पकड़ना। ठीक है, ये दोनों के बारे में और देख लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है उसमें का एक अंश है, साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। जैसा कि मिस्र में होता था ऐसा ही मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं। कुछ अधिकारी क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं जो नहरों का, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके, कोई एक व्यक्ति सारा पानी ना ले ले। यही अधिकारी सरकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बाड़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। विभिन्न व्यावसायिक समूह के निरीक्षण के लिए इन अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया जाता होगा, ये आप खुद बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
ए है मेगास्थनीज का विवरण। मेगास्थनीज उस समय का यात्री था, उसके बारे में तो आपको पता ही है, और उसने ये विवरण क्यों दिया, जानबूझकर दिया है, सारी जानकारी उसको होते हुए दी होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा स्रोत देखते हैं, सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थ यहाँ पे हम देखेंगे कि सेना के लिए हाथी कैसे पकड़ते थे, ठीक उस समय में। अर्थशास्त्र में, जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है, उसमें सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी पकड़ने के उपाय के बारे में इसमें यह लिखा है कि हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों, महावत जो हाथी को आंकते हैं, के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोत, इस प्रकार हाथी पकड़ा जाता था। यहाँ पे क्या है, हथनी को ले जाते थे 5 से 7 हथनी को, और जो पुरुष हाथी हैं उनके मलमूत्र को पहचाना जाता है और उनके पीछे पीछे जाते थे, ठीक है। और एक प्रकार का तरीका उपयोग किया जाता है। ये सारे लोग तो जो मैंने पहले बता दिए। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्ति मानते हैं, कुछ ये कहते हैं ये कोई ज्यादा बड़ा चौड़ा के बात कह दी, लेकिन यूनानी विवरणों में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। यदि यूनानी विवरण ये सही है तो बताइए कि इतनी बड़ी सेना के भरण पोषण के लिए मौर्य शासकों को किस तरह की संसाधनों की जरूरत पड़ती होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। इस पर चर्चा हो जाएगी और बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका मौर्य साम्राज्य आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए अब हम ये देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। जब मौर्य साम्राज्य पता कब चला, देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने बता दी स्रोत 1 और स्रोत 2 भी बता दी, यहाँ पे नहीं लिख पाया मैं, ठीक। अब देखो मेगास्थनीज का विवरण भी मैंने बता दिया, दोनों बता दिए, स्रोत 1 है, स्रोत 2 है। अब यहाँ पे हम मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था उसके बारे में देखेंगे। आपकी किताब में एक पैरा दिया है इसी के संदर्भ में, मैंने यहाँ पे उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। देखिए 19वीं सदी, सन 1800 से 1900 तक का काल में भारतीय इतिहास की रचना शुरू की, और इतिहासकारों ने, किसने करी की शुरू, इतिहासकारों ने रचना शुरू करी कब, 1800 1900 के बीच में, ठीक है। और इसी को 19वीं सदी कहते हैं। इस काल में क्या भारतीय इतिहास की रचना शुरू हुई, और इस रचना में इतिहासकारों को मौर्य साम्राज्य प्रमुख काल माना गया, और जो मौर्य साम्राज्य है उसके काल को एक विशेष काल माना गया, प्रमुख काल माना गया, हाँ। और इस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, ये तो जानकारी है। उस समय अपन लोग क्या थे, अंग्रेजों गुलाम थे। अब यहाँ पे जो इतिहासकार थे उनको ये बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि इतने समय, पुराने समय में भारत इतना एकजुट रहा था, एक इतने बड़े शासन, इतने बड़े भूभाग पर था और पूरा व्यवस्थित था, उसकी कई जानकारियां मिलती हैं। तो ये बड़े आश्चर्य से पूर्ण थे और उत्साहित भी थे। भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण, उत्साहवर्धक लगी। प्रस्तर मूर्तियां, जो पत्थरों की मूर्तियां सहित सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो मौर्य काल की थी, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे, मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। पत्थर की मूर्तियां मिली और भी कई पुरातत्व मिले, हाँ। इतिहासकारों को लगा कि अशोक एक विनीत राजा थे, वे शक्तिशाली और परिश्रमी राजा थे। ऐसा कैसे लगा, उनके अभिलेखों से, और उनकी मानसिकता में प्रजा की भलाई थी। उन्होंने प्रजा की भलाई और मानवता समर्थन में शासन किया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने ऐसा ही किया है। मौर्य साम्राज्य लगभग 150 साल रहा, लगभग, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। अब अपन जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। आप मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है।